सर, अगर आपका क्लब और सरकार एक ऐसा स्टेप ले सके जो कि लोएस्ट इनकम वाले जो किसान हैं उनको भी हेल्प कर सके, तो वो क्या होगा? हम प्रगतिशील किसान क्लब, अगर हमारी सरकार मदद करे तो हम अपनी मंडी बना सकते हैं। अपनी मंडी में अपने गोदाम बना करके वहाँ अपने जो हमारे प्रगतिशील किसान क्लब में छोटे किसान हैं उनके उत्पादों को हम अच्छे वहाँ पर खरीद सकें और उनको बेहतर मूल्य दिला सकें। सर, जैसे कि पहले HYV सीड्स आया करते थे, अब तो काफ़ी हो गए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को तो प्रमोट कर रहे हैं। तो इन दोनों में फ़ायदेमंद कौन ज़्यादा है, हेल्थ के बेसिस पे और आउटपुट के बेसिस पे जो किसान को फ़ायदा होता है? तो उत्पादन तो बढ़ा लिया लेकिन स्वाद चला गया और उसके अंदर जो गुणवत्ता थी वो चली गई। तो इस तरह से सफ़र करते करते हम यहाँ पहुँच गए और फिर आज हमारे किसानों को, पूरे देश को परंपरागत खेती की जो ऑर्गेनिक खेती है, प्राकृतिक खेती, वो याद आ रही है, क्योंकि पूरा देश आज कुपोषण से जूझ रहा है। और हमारी जो परंपरागत जो हमारे नियम थे खेती के, चाहे पशुधन की बात हो, चाहे सब्जियों की बात हो, चाहे फसलों की बात हो, चाहे हमारी सोइल हेल्थ की बात हो, वो सब सारा बदल गया है। आज के इस खास पॉडकास्ट में हम बात करने वाले एक ऐसे व्यक्ति से जो पलवल हरियाणा के किसानों के लिए उम्मीद की नई किरण बन के आए। हाँ, आज हम बात करने वाले श्री विजेंद्र दलाल सिंह जी से, जो प्रगति किसान क्लब के चेयरमैन हैं। दलाल जी ने हमेशा किसानों के लिए काम किया है, चाहे वो आधुनिक खेती हो या फिर मेडिसिनल प्लांट्स की खेती को बढ़ावा देना। उनका मिशन बहुत साफ है, किसानों को ज्ञान, ट्रेनिंग और मोटिवेशन देकर उनकी जिंदगी को बेहतर बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। अच्छा सर, मैं सबसे पहले ये चाहती हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को एक छोटा सा परिचय दें अपने बारे में। जी, मैं विजेंद्र सिंह दलाल हूँ। मेरा गांव किटवाड़ी है और मैं एक प्रगतिशील किसान हूँ और मैं पिछले 35 वर्ष से खेती में लगातार काम कर रहा हूँ। सर, आपके हिसाब से प्रगतिशील किसान है, इसका मतलब क्या है? प्रगतिशील किसान का मतलब है जो परंपरागत खेती है, जो हमारे पूर्वज करते हैं, वो परंपरागत खेती है। प्रगतिशील किसान वो हैं जो हमारे वैज्ञानिकों से ज्ञान हासिल करके नए बीज, सोइल हेल्थ और उसको बोने की टेक्निक, नई नई मशीनीकरण और नए नए उपकरण, जैसे हमारे स्प्रे पंप हैं, आज ड्रोन आ गया है, इन सब को सीख करके एक बेहतर खेती करके अपने उत्पादन को बढ़ा करके अच्छी मार्केट लेकर के, अच्छे प्राइस लेकर के, बेच करके ज़्यादा मुनाफा कमाने वाले लोग प्रगतिशील किसान हैं। अच्छा सर, जैसे कि हमें ये पता है हर इंसान की जिंदगी की नींव उसकी पढ़ाई से बनती है। क्या आप हमें अपनी पढ़ाई की लाइफ के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, मैं नॉर्मल जो है 10वीं तक मैंने पास किया। 10वीं, उन दिनों मेरा परिवार बड़े आर्थिक संकटों से जूझ रहा था और सामंतवादी लोगों ने हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था। तो हमारे सामने चुनौती थी जमीन और हमारे आर्थिक स्थिति। तो मैं एक किस्म से दबा हुआ एक अपने आप को कह सकता हूँ उन दिनों। तो हमारा उद्देश्य था सिर्फ जो है खेती को बचाना और खेती से ही इनकम बढ़ाना। तो मेरी जो बेसिक जो पढ़ाई वो 10वीं तक रही, लेकिन उसके बाद मैंने प्रयास करके +2 और ग्रेजुएशन कर ली, लेकिन मैं कभी स्कूल कॉलेज नहीं गया। इससे सर यही होता है हमारा कंफर्म कि एजुकेशन सब कुछ नहीं होती है, रियल वर्ल्ड एक्सपोजर बेटर होता है। सर, आपने कोई फॉरेन एजुकेशन ली थी मॉडर्न फार्मिंग में आने के लिए या फिर नॉर्मली? मैंने मॉडर्न फार्मिंग में आने के लिए कोई एजुकेशन ली तो वो सिर्फ कृषि विभाग से ली। कृषि विभाग के जो अच्छे जो हैं, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है, वो हमारी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार का एक छोटा छोटा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे जो वैज्ञानिक होते हैं, वहाँ पर रिसर्च भी होती है, वहाँ जाकर के ली। हमारी दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, वहाँ जाकर के ली। हमारे वैज्ञानिकों ने जो हमारे किसान क्लब की मीटिंग होती हैं, वहाँ करके बड़े वैल्यूएबल अपने विचार रखे, वहाँ करके ली। इस तरह से ज्ञान हमारा वैज्ञानिकों के माध्यम से, कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से बढ़ता गया। सर, आपका मॉडर्न फार्मिंग में आने के लिए कोई इंस्पिरेशन या रोल मॉडल था? मॉडर्न फार्मिंग में आने के लिए कोई ऐसा रोल सिर्फ ये रहा कि भाई हम अपने उत्पादन को कैसे बढ़ाएं। हमारी जो पूर्वज हमारे खेती करते आ रहे हैं बैलों से, हल से, इससे बाहर निकल करके ऐसी वैरायटी
ऐसे-ऐसे उत्तम किस्म के बीज हम कैसे लाएँ, या परंपरागत खेती को छोड़ करके हम वेजिटेबल ग्रो करके अपनी इनकम बढ़ाएँ, या उसमें भी एक्ज़ोकेटिव वेजिटेबल उगा करके बनाएँ, या हम फूलों की खेती करें, या हम ये अपना औषधीय फसल उगाएँ। इस तरह से ये हमने सोच करके कि भई उस खेती को छोड़ करके इस खेती में आने से हमें क्या लाभ होगा, ये सोच करके हमने ये शुरू। अच्छा सर, जैसे कि जो आपकी जर्नी है वो एक टिपिकल कहानी नहीं है। आपने ट्रेडिशनल फार्मिंग से हट के कुछ नया करा, मॉडर्न फार्मिंग। इसमें आपको कोई दिक्कत या परेशानी फेस करनी पड़ी हो तो? जी, एक बार मुझे हरियाणा सरकार का एक एक्ज़ोटिक वेजिटेबल उगाने का प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन का एक प्रोजेक्ट मिला, जिसका नाम था एफएलडीसी। जब उन्होंने ये प्रोजेक्ट जैन इरिगेशन मेरे फार्म पर लगा के गई, तो उसे लगाने के बाद मेरे सामने जो दिक्कतें आई वो ये आई कि मुझे अपने फार्म की चारों तरफ से बाउंड्री करनी थी, और बाउंड्री करने के लिए फेंसिंग करने के लिए मेरे पास धनराशि नहीं थी। इसके अलावा जो वहाँ लाइट आती थी वो बड़ी स्लो डिम आती थी, और उनके जो मोटर थी और जो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे, उनको अच्छी हाई वोल्टेज की आवश्यकता थी। तो मुझे उस टाइम एक जनरेटर की आवश्यकता थी। तो मुझे इसके लिए बड़ी संघर्ष करना पड़ा, और मैं पता नहीं कहाँ-कहाँ से धन जुटा करके और उस प्रोजेक्ट को चला पाया। तो ये मेरे सामने चुनौतियाँ आई। इसके अलावा मेरे सामने जो चुनौती आई वो ये आई कि अच्छी किस्म के कृषि यंत्र मुझे खरीदने थे, स्प्रे पंप खरीदने थे। उनको खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं था, और हमारे जो बैंक थे, जो किसानों को फसल ऋण देते हैं, मैं वहाँ गया। वहाँ जाकर के बैंकों ने भी बहुत चक्कर कटवाए। इसके अलावा हरियाणा सरकार की बहुत सारी वैल्यूएबल स्कीम थी, जिनमें हम गोदाम बनाने के लिए हमें लोन लेना था, या एक हाईटेक डेयरी खोलने के लिए हमें धन की आवश्यकता थी। इसके अलावा हमें बीज प्रसंस्करण इकाई खोलने के लिए धन की आवश्यकता थी। तो उसके लिए मुझे संघर्ष करना पड़ा, लेकिन वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा सहायता नहीं मिली। फिर मैं नाबार्ड में गया, नाबार्ड ने आश्वासन दिया, लेकिन उन्होंने भी बहुत चक्कर कटवाए, और लेकिन नाबार्ड ने फिर भी कुछ सहायता दी। तो ये मेरे सामने फाइनेंशियल और इम्प्लीमेंट्स, अच्छे बीजों को खरीदने के लिए, सोइल हेल्थ को ठीक करने के लिए, अपने फार्म पर इस तरह का एक हाईटेक मॉडल बनाने के लिए जो धन की आवश्यकता थी, उसकी मुझे दिक्कतें आई। आप इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करा आपने इसे? मैंने फिर इसको अपने बलबूते पर शुरू किया। मैंने सभी चारों तरफ ना देख करके सिर्फ़ एक चीज़ पर फ़ोकस किया। मान लो मुझे अपने खेत में एफएलडीसी प्रोजेक्ट, जो प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन का एक पार्ट था हरियाणा सरकार का, उसको चालू करने के लिए सिर्फ़ उस पर फ़ोकस किया, और उसके लिए मैंने अपने परंपरागत खेती में जो धन की हमारी जो फसल होती हैं, वहाँ से धन इकट्ठा किया। समाज में अपने आप लोगों से, आढ़तियों से, कुछ बैंकों से लेकर के उसको इकट्ठा करके फिर मैंने सुचारू रूप से उसको चलाया। आजकल सर जो है सरकार काफ़ी इंसेंटिव दे रही है, नाबार्ड भी काफ़ी लोन दे रही है सर, जो हमारे गरीब किसान हैं। पहले के टाइम पर, अब के टाइम पे वो क्या-क्या चेंजेस दिखाई देते हैं सिस्टम में? पहले जो सरकारें वित्तीय सहायता किसानों को दिया करती थी, उनमें एक चीज़ तो थी कि उनकी कथनी और करनी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। वो लोग जो कहते थे, वो किया करते थे। आज सरकारें सब्ज़-बाग तो बहुत अच्छा दिखा रही हैं। ऐसे-ऐसे मॉडल किसानों के सामने जो बता रही हैं, जिनको देख कर के किसान, अब वही बात है कि किसान जब उनमें जाता है, तो दुनिया भर के संकीर्ण रास्ते बना दिए हैं, और उन संकीर्ण रास्तों पर जाने के लिए पोर्टलों पर जाना पड़ता है। पोर्टल बंद रहते हैं, उन पर लोड रहता है, तो वहाँ जाकर के किसानों को दिक्कतें होती हैं। स्कीम तो बड़ी वैल्यूएबल बना दी है सरकार ने। पहले भी स्कीमें थी, लेकिन वो आसान थी। उन दिनों वित्तीय सहायता उतनी ज़्यादा तो नहीं मिलती थी, लेकिन आसानी से मिल जाया करती थी। आज की डेट में जो बहुत प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, बहुत पढ़े-लिखे लोग हैं, आज हमें वकीलों की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की आवश्यकता पड़ती है प्रोजेक्ट बनवाने के लिए, तो वो रास्ते बन गए हैं। तो वैसे तो जो वेल क्वालिफाइड लोग हैं, या सरकार के जो सिस्टम है, नियम है, जिस प्रकार से जाँच के आधार पर वो किसानों को वित्तीय सहायता देते हैं, वो ठीक है। और पहले किसान ट्रैक्टर के लोन तक सीमित था, या इसके अलावा जो किसान क्रेडिट कार्ड लिया करते थे किसान, उसकी भी एक लिमिट थी कि वो 20,000 से शुरू होकर के यात्रा आज 1 लाख तक पहुँच गई। तो उन दिनों 20,000 रुपया भी बहुत कुछ था, लेकिन मिलना आसान था, अब थोड़ा टफ हो गया है। तो ये चीज़ें हमें इससे फेस करनी पड़ी थी। सर जो पहले हमने सुना है कि सरकार मिनी किट प्रोवाइड करती थी आपको, तो आपको कैसे फ़ायदेमंद थी वो?
मिनी किट का ये फायदा होता था कि सरकार किसानों को मिनी किट देती थी, उसमें तरह तरह के बीज होते थे। मान लीजिए हमें गेहूं की कोई नई वैरायटी आई है, हमारी कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने इजाद किया उसको, या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किया है, तो सरकार उनके मिनी किट लेकर के किसानों को बांटती थी, ताकि किसान उस बीज को तैयार करके अपने खेतों में अगले साल ज्यादा से ज्यादा लगा सकें। तो मिनी किट से बहुत फायदा होता था। बरसम के मिनी किट मिला करते थे। हमें चारे की बड़ी जरूरत पड़ती है, पशुधन जो हमारा है उस जिसमें हम दुग्ध उत्पादन का काम करते हैं, तो उसके मिलते थे। या हमारी जो मस्टर्ड है, सरसों अनुसंधान केंद्र से उसके बीज ला करके किसानों को सरकार दिया करती थी। इसी तरह से जायद में जो मूंग की फसल होती है, उसमें एक टाइप 44 वैरायटी होती थी, पूसा बैसाखी हुआ करती थी। इसी प्रकार से SML 668 एक वैरायटी आई, फिर उसके बाद शिखा आई, फिर 451 आई। इस तरह से बहुत सारी वैरायटियां आती रही। सरकार ने तैयार करके छोटे छोटे मिनी किट बना करके राज्य सरकारों को दिए। राज्य सरकारों ने उन किसानों तक उन किटों को पहुंचाया जो उस क्षेत्र में काम करते। सर, आपने अभी कुछ कुछ वैरायटीज का नाम लिया था, आप उन्हें बता सकते हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत, और उनकी फायदेमंद क्या थी, वो कैसे कैसे? जी, सबसे शुरू में एक P16 वैरायटी मूंग की हुआ करती थी, जिसका दाना छोटा था, चमकीला था, देखने में बड़ी सुंदर थी, लेकिन ईल्ड उसका जो उत्पादन है वो थोड़ा कम था। फिर सरकार ने एक नई वैरायटी ईजाद की जिसका नाम था टाइप 44, और उसको पूसा बैसाखी भी कहते हैं। वो वैरायटी बहुत साल तक चलती रही। उसके बाद फिर एक वैरायटी आई K851। K851 जो मूंग की वैरायटी थी, उसमें क्या था कि लॉजिंग होती थी, ज्यादा बढ़ जाती थी, और उसमें फ्रूटिंग बहुत लेट होती थी। वो लॉन्ग ड्यूरेशन की क्रॉप थी, लेकिन हमारे यहाँ इसको हम ग्रीन मैन्योरिंग करके फिर हम इसमें धान की रोपाई करते हैं, तो हम इतनी देर इंतजार नहीं कर सकते। अगर इंतजार करेंगे तो फिर हमारी धान की फसल नहीं होगी। इसलिए हमने K851 को अपने हटा दिया। उसके बाद सन 2005 में जब हरियाणा में ओलावृष्टि हुई, तो हरियाणा सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए, जायद में मूंग उगाने के लिए कि भाई ग्रीन मैन्योरिंग भी होगी और किसान को मूंग से थोड़ा सा उसकी आर्थिक दशा में सुधार होगा, तो उन्होंने एक वैरायटी थी, वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम था SML 668, समर मूंग लुधियाना 668। वो एक मोटी मूंग थी, चमकीली मूंग थी, और उसमें जो है ना येलो मोजेक के प्रति रेसिस्टेंट। हमारे यहाँ पर जो पीला मोजेक आता है, पीला मोजेक में की उसमें क्षमता थी कि पीला मोजेक उसमें नहीं आए। तो वो वैरायटी बड़ी अच्छी चली, और चलने के बाद खूब किसानों ने उसको उगाया, उसका उत्पादन भी खूब बढ़ा, और आने वाले वर्षों में उसके मूल्य भी हमें मिले। लेकिन फिर बहुत सारी प्राइवेट कंपनी आई। इस साल दो वर्ष पहले कंपनी आई श्रीराम, उन्होंने अपनी एक वैरायटी निकाली। वो वैरायटी बहुत ज़्यादा उत्पादन देने वाली थी। और पिछले 2 वर्ष पहले जो क्लाइमेट बहुत ज़्यादा खराब हुआ, बहुत ज़्यादा गर्मी, टेम्परेचर, तो जो हमारी ये मूंग की जो वैरायटी थी जो सरकारों ने निकाली थी, वो तो खत्म हो गई। लेकिन उनकी जो श्रीराम की जो वैरायटी थी, वो श्रीराम वाली वैरायटी कामयाब रही, उसका उत्पादन भी ज्यादा बढ़ा। लेकिन हरियाणा सरकार या भारत सरकार ऐसी बीजों को अभी रिकमेंड नहीं करती है, क्योंकि इनका भरोसा और विश्वास नहीं है। लेकिन फिर भी किसान अपने बलबूते पर जैसे स्टार 444 एक वैरायटी आई, इस तरह से बहुत सारी कंपनियां अपने अलग अलग नामों से इस तरह के बीज बना रही हैं, और किसान बिना सरकार को पूछे रिस्क लेकर के ऐसी वैरायटियों को उगा देते हैं। कई बार तो नुकसान भी हो जाता है, लेकिन कई बार उनको फायदा भी हो जाता है। सर, जैसे कि पहले HYV सीड्स आया करते थे, अब तो काफी हो गए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को तो प्रमोट कर रहे हैं, तो इन दोनों में फायदेमंद कौन ज्यादा है, हेल्थ के बेसिस पे और आउटपुट के बेसिस पे जो किसान को फायदा होता है? अच्छा, जिस टाइम देश में खेती का ज्ञान ज्यादा प्रचलन नहीं था, और हमारे बुजुर्ग परंपरागत खेती किया करते थे, हल बैलों से खेती होती थी, हमारे देसी बीज थे। देसी बीज में हमारी जो वैरायटियां होती थी गेहूं की C306, वो भी बाद में हमारी यूनिवर्सिटी ने उसको तैयार किया। लेकिन उससे पहले एक वैरायटी होती थी, लाल गेहूं कहते थे, उसका वैरायटी का पता नहीं क्या नाम था, लेकिन यहाँ तो लाल गेहूं कहते थे। फिर कल्याण सोना आई, फिर 1553 आई, फिर WH 283 आई। इस तरह से हर साल यूनिवर्सिटी बीज के जो है नाम बदलती गई और उनका उत्पादन बढ़ाती गई। गेहूं की ज़्यादा उत्पादन बढ़ाने वाली जो प्रजातियां थी, उनको हमारे वैज्ञानिकों ने लाने का काम किया। और जो मल्टीनेशनल कंपनियां थी, उन्होंने तो और भी इससे हट करके काम किया, वो हाइब्रिड ले आई।
संकर प्रजाति की वैरायटियाँ आई, लेकिन गेहूं में तो नहीं आई अभी। धान में और बाजरे में और मक्का में और कुछ वेजिटेबल्स में हाइब्रिड आ गई। अब हाइब्रिड आने से क्या हुआ कि हाइब्रिड आने से उनकी चमक और देखने में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन खाने में जो प्राकृतिक जो नेचुरल जो स्वाद हुआ करता था वो स्वाद नहीं है उनके अंदर। तो उत्पादन तो बढ़ा लिया लेकिन स्वाद चला गया और उसके अंदर जो गुणवत्ता थी वो चली गई। तो इस तरह से सफर करते करते हम यहाँ पहुंच गए और फिर आज हमारे किसानों को, पूरे देश को परंपरागत खेती की जो ऑर्गेनिक खेती है, प्राकृतिक खेती है, वो याद आ रही है, क्योंकि पूरा देश आज कुपोषण से जूझ रहा है। और हमारी जो परंपरागत जो हमारे नियम थे खेती के, चाहे पशुधन की बात हो, चाहे सब्जियों की बात हो, चाहे फसलों की बात हो, चाहे हमारी सोइल हेल्थ की बात हो, वो सब सारा बदल गया है। और हम आज की डेट में ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों को झेल रहे हैं और हमारे सामने अब ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती है, निरंतर गिरते हुए जल स्तर की बात है, या हमारे प्राकृतिक आपदा जैसे इस बार ज़्यादा वर्षा हुई, ये सब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने से हुआ है। अगर हम दोबारा से फिर अपनी वही परंपरागत और ऑर्गेनिक खेती पर आते हैं तो मुझे लग रहा है कि हम देश को भी बचा सकते हैं। और हमें जो है उत्पादन बढ़ाने से कोई बात नहीं है, गुणवत्ता वाली फसलें अगर हम उगाएंगे तो आज देश को ज़रूरत है, वहाँ भी हमें ज़्यादा मुनाफा होगा। मान लीजिए हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं गेहूं की, और गेहूं में आज बाजार में जो बिक रहा है वो 2200-2300 रुपये क्विंटल तक है, 2400 तक है। अगर हम ऑर्गेनिक गेहूं उगाते हैं तो चाहे वो बेशक 16 क्विंटल या 17 क्विंटल एक एकड़ में निकलता है या 15 क्विंटल निकलता है, लेकिन बाजार में उसके रेट 3500 और 3000 तक हैं और उनको बेचने में बहुत ज़्यादा आसानी है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह से दूध की बात है, हमारे जो दूध हैं उनमें जो हमारी गिर नस्ल की गाय है, हरियाणा की एक हमारी थार परकर है, इसी तरह से जो साहिवाल जो पाकिस्तान का एक शहर है वहाँ से उसको ईजाद किया। ऐसे अलग अलग राज्यों की अलग अलग देसी गाय हैं जिनका दूध A2 है। उस A2 दूध को की आवश्यकता हो रही है देश में कि भाई हम अपने पशुओं अपने मानव जीवन को इस तरह का दूध पिलाएं जिससे हमारे बच्चे बीमारियों से ना जूझें और उनकी जो ये बुद्धि क्षमता है, मेमोरी है, वो बढ़ जाए। तो इस तरह से आज की डेट में अगर ऑर्गेनिक खेती होती है या देसी गायों का हम प्रचलन दोबारा शुरू करते हैं और देसी गायों के आधार पर हम खेती करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। जो कि हमारा ये ज़्यादा उत्पादन बढ़ाने वाली वैरायटियां हैं या आधाधुंध मशीनीकरण जो हो रहा है, भाई ट्रैक्टर आ गए हैं और ड्रोन आ गया है, इसके अलावा लेजर लेवलर आ गया है, और इसके अलावा आज ज़रूरत है तो ड्रिप इरिगेशन की है। आज फ्लड इरिगेशन की वजह से हमारे जो इलाके के लोग हैं वो फसल में जो पानी लगाते हैं उससे ना तो फसल उत्पादन बढ़ता है और ज़मीन की जो है नीचे से जल स्तर उसमें कम हो रहा है, और फ्लड इरिगेशन जो हम करते हैं उससे हमें बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन से हमारी फसलें गुणवत्तापूर्ण उत्पादन दे सकती हैं, ज़्यादा उत्पादन दे सकती हैं, कम पानी में हम अपनी फसलें उत्पादन कर सकते हैं और खरपतवारों का नाश कर सकते हैं। क्योंकि ड्रिप इरिगेशन सिर्फ फसल के पौधे के पास टपका टपका सिंचाई से उसकी पूर्ति करती है और बीच में जो जगह बचती है वहाँ नहीं करती है, तो खरपतवार ऑटोमेटिक उगना बंद हो जाते हैं और उनका नाश हो जाता है। तो इस तरह से हमें ऑर्गेनिक खेती की तरफ आज देश को जरूरत है। सर, जो आजकल मॉडर्न फार्मिंग और टेक्नोलॉजी आ रही है, आप किसानों को उसे अडॉप्ट करने के लिए कैसे गाइड करते हो? जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके लिए आजकल हमारी बहुत सारी कृषि पत्रिकाएं निकलती हैं, टीवी चैनल आ गए हैं, डीडी किसान है, ग्रीन टीवी है, कृषि जागरण है। इस तरह के कम से कम देश में बहुत सारे जो है जो हमारी जो बातों को प्रचार प्रसार के माध्यम से किसानों तक पहुंचाते हैं, या प्रगतिशील किसान क्लब की मीटिंग आयोजित करके उन वैज्ञानिकों को हम आमंत्रित करते हैं जो इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, उत्कृष्ट काम कर रहे हैं या विषय से संबंधित। मान लीजिए कभी धान की फसल बोने का टाइम आ गया तो उन दिनों हम धान के वैज्ञानिक को बुलाएंगे। उसके बाद मान लीजिए कीड़े बीमारियों की बात आ गई तो हम उनके वैज्ञानिकों को बुलाएंगे, वो हमें उस विषय में बताएंगे। फिर उसमें
उस फसल की गुणवत्ता और उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए किस तरह के न्यूट्रिशंस हमें देने, कौन से फंगिसाइड देने हैं, तो उस तरह के साइंटिस्टों को हम बुला लेंगे। तो इस तरह से बुला करके अखबारों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे हमारा प्रगतिशील किसान क्लब का एक ग्रुप है जिसका नाम है प्रगतिशील कृषि एवं किसान क्लब पलवल, तो उसमें अराउंड 2000 किसान हैं। तो कोई बात नहीं अगर आती है कहीं से तो हम उसमें शेयर करते हैं और वो किसान अपनी बातों को वहां से शेयर करते हैं। तो इस तरह से एक दूसरे के बीच में आदान प्रदान होकर के हम नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लेते हैं। सर, जैसे कि आप काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं किसानों को समझाने के लिए, तो ऐसा कोई स्पेशल प्रोग्राम जो आप बच्चों को या फिर किसानों को मोटिवेट करने के लिए, और उस टाइम आप सबसे एक चीज़ जो ध्यान रखते हैं, कोई मेथड, कोई टेक्निक, तो क्या है? मैंने सन 2013 में जब संरक्षित खेती, प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन के लिए एक प्रोजेक्ट अपने खेत में, फार्म में शुरू किया और मैंने जब उसके अंदर सब्जियां उगाई तो मैंने उसमें खीरा उगाया और मैंने टमाटर उगाया बिना। अब इसमें अंदर क्या है कि मान लीजिए बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, तो ठंड में टमाटर की फसल नहीं बनेगी, पकेगी नहीं और बाजार में आवश्यकता है, तो अगर हम इस टाइम इसको बेचेंगे तो हमें दोगुना और तिगुना मुनाफा होगा। तो हमने उसको तैयार करने के लिए प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन का सहारा लिया। फिर मेरा विचार आया भीतर कि भाई यहाँ हम तो इस चीज़ को कर रहे हैं और हमारे साइंटिस्ट हमें बता रहे हैं, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं या समाज है, उनको तो पता ही नहीं इसके बारे में। हाँ, समाज के लोग किसान जाकर के विजिट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी भावी पीढ़ी है, जो देश को आगे ले जाएगी, उसको ले जाने की उनको हमें इसके क्षेत्र में जानकारी देनी चाहिए। वैसे तो ये सरकारों का कर्तव्य है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से प्रयास करके अपने पॉली हाउस में कई स्कूल के स्टूडेंट्स को ग्रुप में इकट्ठा करके अपने फार्म में ले गया और वहाँ उन फसलों को लहलाते हुए दिखाया और दिखा करके उनके अंदर प्रेरणा जागृत हुई और मैंने उनको प्रोत्साहन के नाम पर वहाँ पर सर्टिफिकेट भी उनको दिए। पार्टिसिपेट किया इन्होंने और हमारी बात ध्यान से सुनी और ये सीख करके गए हैं, तो हम इनको ये इसका जो है प्रशंसी पत्र दे रहे हैं। सर, जैसे कि अगर बाय चांस मॉडर्न फार्मिंग एक बच्चों के लिए सब्जेक्ट होता स्कूल में, कॉलेज में, तो बच्चों को वो कैसे फ़ायदा करता? बच्चों को ऐसे फायदा करता है कि बच्चे उससे अपना भविष्य चुन सकते हैं। बच्चे उसके माध्यम से अपने पेरेंट्स को बता करके उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं और बच्चे उनके चीज़ को सीख करके आगे फ्यूचर में इसमें बहुत सारी लाइन है। कुछ बच्चे हॉर्टिकल्चर में जा सकते हैं, कुछ हमारे जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है जैसे, वहाँ जाकर के मेडिसिनल फार्मिंग कर सकते हैं। कुछ इसकी मार्केटिंग की बात कर सकते हैं, प्रसंस्करण उद्योग खोल सकते हैं। तो इस तरह से विभिन्न इसके काम हैं। जैसे दूध की बात है, वैल्यू एडिशन करके कोई खीर बना सकता है, उसको पैकिंग में किसी मॉल में या किसी जो पॉश कॉलोनी है जहाँ हाई जेंट्री के लोग रहते हैं, सोसाइटी हैं, वहाँ जाकर के बेच करके मार्केट हासिल कर सकता है। तो बच्चे हमारे लिए इसमें बहुत एक बड़े पुल का काम कर सकते हैं किसान के और उपभोक्ता के बीच में, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश का आधार हैं। अगर इनको खेती के बारे में नहीं बताया जाएगा तो ये बहुत बुरी बात है। किसान के बच्चे या शहर के बच्चे, आज मैंने देखा है कि जो नए बच्चे हैं वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों में बीएससी एग्रीकल्चर में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और अगर उनको प्रेरणा दी जाए, उनको बुलाया जाए किसी मंच पर या फसलों में ले जाया जाए, वहाँ जाकर के उनको बताया जाए तो उनको डाइवर्ट किया जा सकता है। सर, जैसे कि मानो एक बच्चा आपके पास आता है, जैसे मानो मैं आ गई हूँ आपके पास, मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे मॉडर्न फार्मिंग करनी है, जैसे हॉर्टिकल्चर करना है मुझे, पर मुझे लगता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो आप मुझे कैसे समझाओगे, कैसे मोटिवेट करोगे? उसके लिए जितना ज्ञान हमारे पास है हम आपको देंगे। इसके अलावा हमारे जो है ना बहुत सारे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हैं, अलग अलग सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हैं, वहाँ आपको ले जाएंगे। मान लीजिए होडल में एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है बागवानी का, डबचिक के सामने, वो मैंने खुलवाया यहाँ पर सरकार से कह करके। वहाँ पर प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन और बागवानी का केंद्र है, वहाँ प्रशिक्षण ले सकते हो, वहाँ लहलाती हुई फसलों को देख सकते हो, वहाँ से आप अपने सीडलिंग तैयार करा सकते हो। आपको मान लो अगले महीने कोई क्रॉप लगानी है और उसके सीडलिंग तैयार करने में यहाँ पर मौसम बढ़िया नहीं है, तो वो बीज लेकर के आपका 20 से 25 दिन में प्लांट तैयार कर देंगे और आप अपने खेत को कल्टीवेट करके वो प्लांट अपने खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे। तो उससे आपको 2-3 फायदे होंगे। एक तो आपको मौसम के रिस्क से बचने का वो मिलेगा। दूसरा, उसकी जो ग्रोथ है
वो बड़ी फास्ट होगी, उसमें फ्रूटिंग जल्दी होगी, और उसमें जो फ्रूटिंग जल्दी होगी तो मार्केट में आपको भाव अच्छे मिलेंगे, और इसके अलावा आप उसको वैल्यू एडिशन करके भी और भी कुछ कर सकते हैं। अभी हमारे पलवल में जैसे 2-3 इकाई खुल गई हैं मशरूम की, जो बड़ी अच्छी इकाई हैं। मैं उनमें भी आपकी विजिट कराऊंगा। इधर नांगल ब्राह्मण में एक हमारी यूनिट है जो बहुत अच्छा एक्सेलेंस जो है उसमें से काम कर रही है। वहाँ आपके विजिट करके ये दिखाया जा सकता है कि भाई देखो मशरूम हमारे इसमें जो ये एयर कंडीशन में जो उगा रहे हैं और उनको पैकिंग कैसे करते हैं, बेचते कैसे हैं। तो एक किस्म से वो फैक्ट्री है और ओपन फील्ड में नहीं है, उसमें कोई रिस्क नहीं है। इसी तरह से पॉली हाउस में जो खेती होती है वो भी एक फैक्ट्री है। आप कहीं नौकरी करने जाते हो तो वहाँ जाकर के आपको पूरे दिन 8 घंटे आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी, तब आपको बड़ी खींच खांच के आपको 50,000 देंगे, कहीं कहीं लाख भी देंगे। लेकिन उससे क्या है, आप अपनी खेती से तो 1 लाख रुपया तो वीकली कमा सकते हो, और उसमें भी कुछ ज़्यादा कुछ करना चाहो तो आप 10 से 15 लाख कमा सकते हो, करोड़ कमा सकते हो। अब लिलियम एक फूल है, लिलियम फूल के जो सीडलिंग हैं वो इम्पोर्ट होते हैं विदेशों से, और उसको पॉली हाउस में उगाया जाता है। उसके लिलियम के 1 एकड़ के जो 4,000 स्क्वायर मीटर का जो पॉली हाउस है, उसका जो प्लांटिंग मटेरियल है, जो बीज है, सीडलिंग है, वो 12 लाख के आते हैं। लेकिन जब उसमें फ्लावरिंग होती है, जिस टाइम उसको मार्केट में हम लेकर के जाकर के बेचते हैं, तो वो 1 करोड़ तक बिक सकता है। और ये डिपेंड करता है कि आज मार्केट कैसी है। तो लिलियम के फूल की जो खेती है वो बड़ी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। फ्लोरिकल्चर में हम उसको विदेश में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा रजनीगंधा है, और गुलाब है, और बहुत सारे फूल हैं जिनको पॉली हाउस में उगा करके हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो पॉली हाउस हमारा फैक्ट्री है, हमें किसी की फैक्ट्री में जाकर के नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है। आज आप सीडलिंग उगा सकते हैं, एक आप हाईटेक बना लो, हरियाणा सरकार उसके लिए सब्सिडी दे रही है। तो सब्सिडी पर आप एक हॉर्टिकल्चर का एक ये बना लो और उसकी ट्रेनिंग ले लो। 1 हफ्ता की 10 दिन की उसकी ट्रेनिंग है। वहाँ सीडलिंग तैयार करो, रिक्वायरमेंट के हिसाब से करो या बेचने के हिसाब से करो। तो जो सीडलिंग आप बाजार में रख करके डिस्प्ले करके बेचोगे तो आपका बड़ा मुनाफा होगा। क्योंकि जो लोग सोसाइटियों में या शहरों में या गांवों की भी मैं बात करूं, जो गमला में सब्जी उगाना चाहते हैं या अपने पार्क में सब्जी उगाना चाहते हैं और उनको सीड उगाने का तरीका नहीं है, और ये बहुत अच्छा काम है, सीडलिंग उगा करके आप मार्केट में बेच दो। आप एक वैन बनवाओ, रेफ्रिजरेटर, और उसमें डिस्प्ले करने के लिए उसमें शीशे लगवाओ, और उसको कहीं जा करके और उसको डिजाइन कराओ अच्छा सा। उसी तरह से वेजिटेबल बेच दो, उसी तरह से सीडलिंग बेच दो। सीडलिंग का बिजनेस ऐसा है, अगर हम फूलों के एक जो है बेंगलोर में इस तरह के विषय पर काम हो रहा है, जो टिश्यू कल्चर लैब वहाँ बनी हुई है, उसमें आप जैसे बच्चे साइंटिस्ट हैं जो ड्रेस कोड में भीतर ट्रेनिंग लेकर के सीडलिंग तैयार करते हैं, और उनका फिर जो है हवाई जहाज से दूसरे देशों में सीडलिंग बेचते हैं। और उसमें जो कॉस्ट आती है वो एक सीडलिंग तैयार करने में 40 पैसा, 30 पैसा, 50 पैसे तक आती है, लेकिन उसको बाजार में वो 6 रुपए तक का एक बेच रहे हैं, तो मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। एक हाईटेक जो है उससे आप साल भर में 4 से 5 करोड़ कमा सकते हो। अगर आपने टिश्यू कल्चर लैब खोल दी तो वहां 10 से 12 करोड़ कमा सकते हो। इस तरह से बहुत सारे रास्ते हैं एग्रीकल्चर में। एक बहुत बड़ा रास्ता है जिसमें देश के वैज्ञानिक और देश के अन्य लोग चल रहे हैं, वो तो भरा हुआ है, उसमें बड़ी भीड़ है। और जो एक सड़क एग्रीकल्चर की तरफ जाती है उसमें थोड़े लोग हैं, तो वहां जाया जा सकता है, वहां जाकर के बहुत कुछ सीखा जा सकता है और लाभ कमाया जा सकता है। सर ये बात है, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी 10-20 हजार की नौकरी के लिए फार्मिंग छोड़ देती है। पर देखा जैसे आपने अभी बताया, फार्मिंग का इतना आगे तक स्कोप है, हमें ये नहीं पता था। आप आगे थोड़ा बताएंगे इसे? हाँ, उसका कारण ये रहा है कि जो परंपरागत खेती जो फेलियर हो रही है, हमारे बच्चे उसको देखते हैं, वहां देख करके उनको लगता है इसमें क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। गेहूं धान मूंग उगाना या गन्ना उगाना ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे पुरखे भी कर रहे थे, भूखे मर रहे हैं, पहले से अब तक कुछ नहीं किया। लेकिन जो लोग हाईटेक खेती करते हैं, जो लोग एग्जोटिक वेजिटेबल उगाते हैं, संरक्षित खेती करते हैं, मशरूम उगाते हैं, और जो हनी बी कीपिंग करते हैं, फ्लोरिकल्चर का काम करते हैं, तो ऐसे बच्चों को
उन क्षेत्रों में जहाँ पर एक सफल हमारी स्टोरी है वहाँ ले जाना चाहिए, ताकि वो वहाँ जाकर के प्रेरित हों। या जैसे आपका स्टूडियो यहाँ बैठ करके हम उनको ऐसी फिल्म बना करके जो जहाँ जहाँ किसानों ने सफलताएं हासिल की हैं उनको दिखाना चाहिए, तो उससे वो प्रेरित होंगे। आज उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। आप हमारे इस रोड पर जब पलवल जाओगे तो दोनों साइड में कुछ भी नहीं है, इधर जाओगे तो पूरा खाली पड़ा है। कहीं भी चले जाओ, लेकिन आप धतीर चलो, आपके कितने नजदीक है, तो मैं वहां पर 1 एकड़ में ऐसी जमीन में फसल होती दिखाऊंगा कि आप दंग रह जाओगे। तो इस तरह से जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो लोग अचीव भी कर रहे हैं, और उन्होंने बाजार के रास्ते भी खोल दिए। अभी एक किसान है मेरा, गोपालगढ़ गांव पड़ता है औरंगाबाद में, बड़ा गरीब किसान है, और उसके पास 2.5 एकड़ लैंड है अपनी कुल। 1.5 एकड़ वो पट्टे पर ठेके पर लेता है। मैं 2 वर्ष पहले एक गांव पड़ता है सोनीपत के पास, मनौली, जैसे केजीपी के इस छोर पर तो हम बसे हुए हैं, उस छोर पर मनौली है। अब मनौली में अगर आप चलेंगे, मैं ले चलूंगा आप सब लोगों को, मनौली हरियाणा प्रदेश का इजराइल है खेती का। वहां जाकर के आपको ऐसे किसान मिलेंगे कि जिनको देख करके आंखें फटी रह जाएंगी। वो लोग बड़े लार्ज स्केल पर स्वीट कॉर्न उगाते हैं और स्वीट कॉर्न की मार्केटिंग करते हैं। इसके अलावा बेबी कॉर्न उगाते हैं। इसके अलावा टमाटोज की जो है ना पूरी तैयार करते हैं। प्रसंस्करण इकाई उन्होंने लगा रखी है। ऐसे किसान भी हैं जिनमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में जिनका नाम लिया, कमल सिंह चौहान, वो एक सफल किसान है। इस तरह से वहां पर दिनेश चौहान एक किसान है, जिन्होंने ऐसे ऐसे वहां पर महारत हासिल की है, जिनको देख करके ऐसे लगता है कि विश्वास नहीं हो रहा है ये सचमुच की खेती है या आर्टिफिशियल है। तो उन्होंने उसके जो है ना सब चीजों का एक निर्धारण किया है। मान लीजिए उन्होंने आज ये लगा दिया स्वीट कॉर्न, और वो 60-65 दिन की क्रॉप है। जिस टाइम उन्होंने उसकी तुड़ाई करी तो हरा चारा रह गया, तो उसको खरीदने वाले लोग वहीं पहुंच गए, क्योंकि स्वीट कॉर्न का जो चारा है वो दुधारू पशुओं के लिए बहुत अच्छा है। उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्व होने की वजह से वो मीठा है, हमारे पशु चाव से खाते हैं, और जो हम पशुओं को आहार खिलाते हैं उसमें हमारा अननेसेसरी जो पैसा खर्च होता है उसकी बचत होती है। तो वो लोग 6,000 में उसको खरीद ले गए। इन्होंने जो उसमें जो ये स्वीट कॉर्न का जो भुट्टा निकला उसको मार्केट में बेच दिया। लेकिन रमेश चौहान ने क्या किया, उसने तो इनोवेशन का काम किया। उसने उसको उगा करके आजादपुर मंडी में ले जाने की बजाय पलवल बेचना शुरू किया। आजादपुर में वो बिक रही थी उन दिनों 15 रुपए किलो, और पलवल में बिक गई 25 रुपए किलो, तो उसकी तो 30 हो गई। एक तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचा, एक रेट अच्छे मिले। फिर उसको मैंने एक तरीका बताया कि आप एक काम करो, ये जो स्वीट कॉर्न है इसको गांव में बांट दो, एक एक लोगों को फ्री में दे दो। जिसने एक बार खा लिया वो फोन करके कहेगा कि मुझे 10 किलो चाहिए। अब उसको बाजार मिल गया। अब जो वो उगाता है, उगा करके वो बाजार भी नहीं जाता, अब तो वही ग्राहक आते हैं गाड़ियां ले लेकर के, भाई हमें चाहिए। होटल वाले लोग आते हैं जो उसकी वो निकालते हैं ना दाना, और वो कप में रख के ये देते हैं ना। आज आपने भी खाया होगा बाजार में कहीं, वो उसमें नींबू वैल्यू एडिशन करके नींबू, काली मिर्च, मक्खन बना करके आपको देते हैं। वो तो स्वीट कॉर्न को बेच रहे हैं अराउंड 1,000 रुपए किलो, क्योंकि वो 1 किलो में से ही 50 गिलास बना देंगे, छोटे 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 छोटे। तो रमेश चौहान जी को रास्ता मिल गया, बाजार मिल गया। इस तरह से अगर हम अपनी चीजों को, गन्ने का भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। गन्ने का जूस ये लोग जो परंपरागत तरीके से निकाल रहे हैं ना, जहाँ मक्खियां बिनक रही हैं वहां लोग पी के राजी नहीं है। आज ऐसी ऐसे यूनिट आ गई हैं कि एक मैंने देखा पंजाब में, उसने एक वैन बना रखी है और वो बड़ी स्टील की है, और उसमें जो जूस निकलता है वो बड़ा साफ गन्ना निकाल के और निकलता हुआ दिखाई देता है, और फिर उसका फिल्टरीकरण होता है। फिर उसमें वो नमक और ये सब वैल्यू एडिशन करते हैं, नींबू, और उसको एक अच्छी पैकिंग में दे करके वो सिट्रा लगा करके देते हैं। तो अच्छे रेटों में और अच्छे ढंग से बेच रहा है और ज्यादा मुनाफा कमा रहा है। इसी तरह से वेजिटेबल्स हैं। तो ये सर, जैसे कि इजराइल से हमारे खजूर आते हैं, इजराइल बहुत फेमस है खजूर के लिए, और हमने सुना भी है कि जो इंडिया में एक
इंडोर इजराइल कॉर्नर बना रहे हैं, तो वो कैसे फायदेमंद रहते हैं किसानों के लिए? इजराइल ने जो चीजें अडॉप्ट करी हैं अपने बलबूते पर, उन चीजों को पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा उसको प्रयोग कर रहा है वो भारत है। सबसे पहले हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में इंडो इजराइल प्रोजेक्ट बना, भारत और इजराइल ने मिलकर के बनाया। तो वहां पर तो सिर्फ प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन होती थी, वहां पर खीरा, टमाटोज और भीतर फूलों की खेती, इस तरह से, और वेजिटेबल जैसे येलो कैप्सिकम है, रंगीन वो हैं, या बिना मौसम की जैसे ब्रोकली है, ऐसी चीज़ों को उगा उगा करके उन्होंने बेचना शुरू किया। वर्षों से हम देख रहे थे, और हम जब वहाँ मेला एग्जीबिशन में जाते थे तो हम सोचते थे, मैंने कहा यार ये स्ट्रक्चर तो करोड़ों की संख्या में होगा, हम कैसे बना पाएंगे इसको। लेकिन सरकारों ने उस पर काम किया, और काम करके किसानों के खेत में भी वो चीज़ प्रोजेक्ट पहुंचा दिए। तो इजराइल से इम्प्रेस होकर के हमारे देश के वैज्ञानिक उन चीज़ों को अपने देश में ला करके किसानों के बीच में पहले अपने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस पर काम किया, और वहाँ से उसको फिर किसानों के खेतों में पहुँचाया। इस तरह से जब वो लाभकारी लगा तो किसान खुद, जो जागरूक किसान हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, वो दूर जा करके भी ऐसी चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए उसके विजिट करते हैं। सरकारें भी उसके लिए एक्सपोजर विजिट करवाती हैं। तो वहाँ जा करके किसान सीख करके उनको को जो है अडॉप्ट कर रहे हैं। सर, आपने पहले बताया जो सरकार है आजकल वो काफ़ी सब्सिडी दे रही है, इंसेंटिव दे रही है, पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये ना जो गरीब किसान तक नहीं पहुंच पाती, ये कुछ किसान तक सीमित रह जाती है। आपके अकॉर्डिंग इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसका कारण ये है कि सरकारों ने ना उसके संकीर्ण रास्ते बना दिए हैं कि पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा करवाओ, फिर मेरी फसल मेरा ब्यौरा करवाने के बाद फिर हरियाणा सरकार का जो हॉर्टिकल्चर का पोर्टल है उस पर जाओ, फिर उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स लगाओ, फिर सरकार को उसका भेजो, फिर वो लोग विजिट करेंगे, देखेंगे। तो पहले क्या था कि डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर अफसर और उसके जो टीम थी, वो लोग आते थे, वो आकर के पूरा उसका डाटा तैयार करते थे, कितने एकड़ में आपने मैरीगोल्ड लगाया है और किस ढंग से लगाया है। अगर आपने स्टेकिंग की है, बांस लगाया है, तो उसके लिए 40,000 रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी है, या आपने ऐसे ही परंपरागत लगाया है तो उसके लिए 8,000 रुपये प्रति एकड़ का है। इस तरह से जो है वो सीधा रास्ता था। वो उसका डाटा अपने उस पर लिख करके डायरी में लाते थे, फिर उनके सीनियर ऑफिसर वहां विजिट करते थे कि भाई जो डाटा उसने भेजा है वो सच है या झूठ है। अब जो है ना, दुर्गम रास्ते बन गए। दुर्गम रास्तों की वजह से जो भोले भाले किसान हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो इस चीज में पीछे रह जाते हैं। तो अंगूर खट्टे हैं, ये कहावत सामने आ गई। अब कोई चीज है तो सही, लेकिन उसको हम लें कैसे, ये हमारे सामने चुनौती हो गई है। सर, जैसे कि आपने बहुत एक वर्ड यूज़ करा, वैल्यू एडिशन, और एक और होता है पोस्ट हार्वेस्ट जो हमारे काम होते हैं, वो आप हमारे ऑडियंस को उसके में थोड़ा और बताना चाहेंगे? जी, वैल्यू एडिशन एक ऐसा शब्द है, मान लीजिए हम कोई चीज उगा रहे हैं और उगा करके उसमें कोई चीज हम ऐड कर दें, उसको और अच्छा बेहतर बना दें, उसके स्वाद बढ़ा दें, उसमें मीठा लगा दें, या कुछ उसकी पैकिंग अच्छी कर दें, उसको बाजार में बेच करके जो उसको आकर्षित किया जा सके ग्राहक को, इस तरह की चीज बना करके। और पोस्ट हार्वेस्ट में हमारा जैसे अपने बीजों को, हमारी जो गेहूं है, धान है, उसका रख रखाव कैसे किया जाए, और हार्वेस्ट करने के बाद उसको कैसे ढंग से उसको जो है छान करके, साफ करके, और अच्छे कट्टों में, मोहरबंद थैलियों के अंदर, अच्छे गोदामों के अंदर रखा जाए। तो ये दो चीजें हैं, इन दो चीजों पर काम करना चाहिए, और हमें लापरवाही करने से नुकसान होता है। अब हमारे किसान ज्यादातर क्या करते हैं, क्योंकि हम किसान खुली छत के नीचे खेती करते हैं, तो यहाँ कब बरसात हो जाए, कब कीड़े बीमारी आ जाए, कब आवारा पशु और नीलगाय और हमारी ये गाय उसका नुकसान कर दें, तो किसान डरा हुआ है। तो किसान जब अपना उसकी कंबाइन हार्वेस्टर जब खेत में आती है, तो गेहूं, धान, मूंग या जो भी फसल कटती है, उसको कटने के बाद उसको ट्रॉली में भर के मंडी में ले जाएगा। अब वहाँ जो खरीदने वाले लोग हैं, वो ये कर करके कि भाई ये तो दाना टूटा हुआ है, ये गीला है, उसको मजबूर करके वो सोचता है कि भाई इसको बेच दूं, और उठा कर ले जाऊंगा तो इसमें फिर खर्चा लगेगा, फिर घर में रखने की जगह नहीं है, कहाँ रखूंगा, अब ये गीला है, भभक जाएगा, रात में खराब हो जाएगा। तो किसान फिर औने पौने उसको दे करके चला आता है। ये किसान के सामने चुनौती है। अगर इस तरह की जो है ना प्रोसेसिंग इकाइयाँ मंडियों में खोली जाएं, कि किसान ट्रॉली वहीं खाली कर दे
और वो मशीन उसे साफ करके इधर निकाल दे और निकाल करके उसकी कीमत लगा करके उसको पैकिंग करके उसको पैसा दे दे। तो ये सरकारों को करना चाहिए, जैसे विदेशों में है इस तरह के जो कॉन्सेप्ट। या किसान अपने फार्म पर भी इस तरह की चीज़ें खोल सकता है कि भी मान लो गेहूँ कटा है या धान कटा है या मक्का को हार्वेस्ट करने की मशीनें हैं, कपास की हैं, इसी तरह से टमाटोज हैं, गाजर है, आलू है, उसको साफ करने की और उसे निकालने की जो मशीनें हैं, फिर उसको पैकिंग कैसे करना है, फिर कैसे गोदाम में रखना है, शीत गृह में रखना है, ये सारी चीज़ें हैं और इनको किया जा सकता है। तो इस चीज़ में किसान अभी डरा हुआ है। सर, हमने ये भी सुना है कि आपने जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जैसे कि तुलसी, उसकी फार्मिंग के लिए भी काफ़ी ट्रेनिंग दी है। आपके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कैसा आया था उस ट्रेनिंग का फिर? एक बार सन 2005 में भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी थे और दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में 30 एकड़ में एक मुगल गार्डन नाम से उनकी लैंड है और मुगल गार्डन फूलों से सजा हुआ रहता था। तरह तरह के फूल वहाँ लगे हुए थे। अब्दुल कलाम जी जब आए तो उन्होंने आते ही कहा कि भाई ये क्या है मुगल गार्डन, ये फूलों से सजा हुआ राष्ट्रपति भवन की शोभा बढ़ाता है। तब उन्होंने तुरंत कहा कि भाई इसका क्या फायदा, आप ऐसी चीजें उगाओ ना जिससे किसान को भी फायदा हो। तो उन्होंने एनएमपीबी बोर्ड को बुलाया, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड। बोला आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर जो है ना इसको राष्ट्रपति भवन में ऐसे अच्छे वैल्यूएबल जो हमारी जो औषधि हैं उनको उगाओ और उनको उगाने के बाद जो इससे रिलेटेड कंपनियां हैं जैसे झंडू है, डाबर है, बैद्यनाथ है या रामदेव जी की कंपनी आ गई है, पतंजलि है या महर्षि आयुर्वेद है, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं जो हमसे एलोवेरा खरीदती है, कोई तुलसी खरीदती है, कोई हमसे सनाए खरीदती है। इस तरह की जो ये चीज़ें हैं जो हम पहले जंगलों में मिलती थी, अब उनकी खेती होती है। इसी के लिए नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड बनाया। तो तुलसी की खेती हमें कई फायदे करती है। जैसे तुलसी से आजकल अर्क बनता है और उसके बड़े मेडिसिनल बेनिफिट हैं। इस तरह से तुलसी कहीं हमारे पूजा में काम आती है, उसकी लकड़ी से उसकी मालाएं बनती हैं और तुलसी से तेल निकाल करके उससे बहुत सारी औषधियाँ बनती हैं, एसेंशियल ऑयल्स कहते हैं। जैसे मिंट की खेती होती है, वहाँ से पेपरमिंट उसका एक तेल निकलता है, वो तेल बाजार में बिकता है। इसी तरह से तुलसी के अलावा तो बहुत सारी मेडिसिनल जो सुगंधीय औषधीय पादप बोर्ड है उसमें लखनऊ में, वो भारत सरकार का एक उपक्रम है। जो लोग औषधीय खेतियों की तरफ जाना चाहते हैं वो सीमैप में जा करके ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो वो वहाँ पर कौन-कौन सी वैरायटी लगानी है, किस मिट्टी में लगानी है, उसको कैसे प्रोसेस करना है, कैसे बाजार में भेजना है, उसका वो तरीका सिखाते हैं। मार्केटिंग कैसे करनी है, उसकी यूनिट कैसे-कैसे लगानी है। तो तुलसी की खेती भी हमने करी है और करवा करके किसानों से भी कराई और उसमें उन दिनों चुनौती थी मार्केटिंग की, लेकिन आज ऐसा नहीं है। अब एलोवेरा का जो किसान लोग जेल बना लेते हैं, जेल बना करके उसको पैकिंग करके रख लेते हैं, 20 किलो, 15 किलो, 10 किलो की पैकिंग होती है। तो बहुत सारी कंपनियां आजकल जो है ना सौंदर्य प्रसाधन के जो चीजें बनाती हैं, वो लोग भी घूमते हैं। जो हेल्थ के जो स्वास्थ्य के लिए जिनको चाहिए वो लोग भी घूमते हैं। जैसे आंवला है, पहले कोई नहीं पूछता था, ऐसे जंगलों में खड़े रहते थे, हरड़ बहेड़ा आंवला। आज जो है लोग जागरूक हो गए हैं, एनएमपीबी बोर्ड ने भी जागरूक किए हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो है औषधियाँ बनाने वाली कंपनियां हैं उन्होंने जागरूक किया है। तो बहुत सारे लोग कूद करके किसान को लाभकारी बनाने के लिए और देश में स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के लिए इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो तुलसी के साथ जो है ना ऐसे तुलसी के कुल वर्ग के बहुत सारे पौधे हैं जिनको प्रसंस्करण करके हम लाभ कमा सकते हैं। सर, जैसे गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस और मंडी सिस्टम लाया था, आपके हिसाब से ये किसानों को कैसे फायदे करती है? अब देखिए, सरकार ने जो 14 या 17 फसलों पर समर्थन मूल्य घोषित करने की बात करी है, खरीदने की बात करी है। अब पलवल की मैं बात करूं, जिस टाइम मूंग की फसल होती है उस टाइम 4-5 हजार से ज्यादा का मूल्य नहीं मिलता, 5500 तक मिलता है और जो सरकार के मूल्य हैं वो 8 हजार से ऊपर हैं, लेकिन सरकारें उसको नहीं खरीदती हैं। तो किसान बेचारा बड़ा दुखी होता है कि यार हमारी तो फसल जो है ना समर्थन मूल्य जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसमें भी नहीं बिकी। तो इसके लिए सरकार को एक जो है ना निगरानी कमेटी बनानी चाहिए कि जो लोग इस तरह से मंडी में किसानों का शोषण कर रहे हैं उनका एक दायरा नियुक्त करना चाहिए कि इससे नीचे नहीं खरीद सकते आप और इससे ऊपर खरीदोगे तो आपको खरीदनी पड़ेगी। तो इस तरह का अगर अंकुश बाजार में सरकार नहीं लगाएगी
तो किसानों का शोषण होता रहेगा। इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार ने बना तो दिया, लेकिन उसको लागू करने के लिए सरकार को बल का प्रयोग करना चाहिए, कानून बनाना चाहिए, निगरानी कमेटी बनानी चाहिए। और एक जो है ना सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया है सब्जियों की खेती में, उसका नाम है भावांतर भरपाई। और भावांतर भरपाई में क्या, मान लीजिए बाजार में हमारा घिया बिक रहा है 4 से 5 रुपए किलो, और सरकार का जो रेट है वो होना चाहिए 10 रुपए किलो। तो भावांतर भरपाई इसलिए चलाई कि भाई किसान उसकी आड़ती से जे फार्म ले ले जिस रेट में वो बिका है, और उसको सरकार को दे दे, मार्केट कमेटी को। तो कमेटी उसको सरकार को भेजे और ये कही भाई ये किसान है जो विजेंद्र सिंह दलाल, इसने यहाँ पर फलानी आड़त पर जे फार्म के माध्यम से 4 से 5 रुपए किलो में घिया बेचा, जबकि बाजार में 10 रुपए किलो का रेट है। तो बाकी का पैसा गवर्नमेंट किसान को देती है। ये भावांतर भरपाई बड़ी अच्छी स्कीम है, इसको अन्य फसलों पर भी लागू करना चाहिए। और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको ध्यान में मद्देनजर रखते हुए सरकारों को उसके लिए निगरानी कमेटी बनानी चाहिए। सरकारों को सख्त होना चाहिए कि भाई आप लोग जो है ना इससे कम में नहीं खरीद सकते, और सरकारों को खुद भी खरीदना चाहिए। सर, आपने कभी कोई परेशानी फेस करी ऐसी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के चक्कर में? बहुत करी है। हम बहुत अच्छा उत्पाद ले गए अपना, और मान लीजिए हम बाजार में कोई बहुत अच्छी वैरायटी को उगा करके ले गए, लेकिन उन लोगों के निगाह में तो सिर्फ सावधान 27 शेर है, जो वो रेट में बिक रहा है वो हमारा बिक रहा है, तो हमें बड़ा दुख हुआ। तो इस तरह के जो है ना लोग होने चाहिए जो परख करके उस किसान को उसकी जो उत्पाद है उसको देख करके उसको उसका मूल्य दिलवाएं, तो वो किसान खुश होगा बेचारा। तो मार्केटिंग की समस्या पूरे देश में है, यही सबसे चुनौती मेरे सामने भी रही, अन्य किसानों के सामने भी है। लेकिन हम लोग अब जागरूक हो गए हैं। हम अपने पॉश मार्केट में, जैसे दिल्ली में INA मार्केट है, वहाँ जा कर के बेच सकते हैं। लेकिन वो लोग पहले उसके लिए एक वो तैयार करते हैं, MOU साइन करवाते हैं कि भी हम आपसे इतना डेली लेंगे, इस रेट में लेंगे, चाहे उससे रेट ज़्यादा बढ़े या घटे। तो वहाँ के रास्ते हमने ढूंढ लिए हैं। इस तरह से फूलों की जो मंडी है दिल्ली में, वहाँ जा कर के फूल बेचने के रास्ते ढूंढ लिए हैं। हमारे एक किसान हैं यार, रणवीर जी, पातली कला में, वो फूलों की खेती करते हैं और फूलों को बेचने के लिए दिल्ली जाते हैं। अब उन्होंने अपने बेटे को ट्रेंड कर दिया है कि उस फूलों से जो है ना डेकोरेशन करता है। जैसे कहीं शादी है, कहीं पॉली ये होते हैं ना ये टेंट में, या फार्म जो जहाँ आजकल शादियों का प्रचलन चल गया है, वहाँ जा करके वो कॉन्ट्रैक्ट लेता है और वो सारा डेकोरेट करके लेबर से करा करके उनसे पैसे ले लेता है। तो उनका फूल वहीं खप जाता है और बाजार से 4 से 5 गुना उनको ज़्यादा मूल्य मिल जाता है। हाँ, वो उसका स्कोप भी काफ़ी बढ़ गया है फूल। हाँ सर, जैसे कि आप चेयरमैन है प्रगतिशील किसान क्लब के, उनका हम इस क्लब का मेन विजन क्या है आपके अकॉर्डिंग? प्रगतिशील किसान क्लब 2001 में हरियाणा सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने बनाए थे। उन दिनों हरियाणा के कृषि मंत्री जसविंदर सिंह संधू हुआ करते थे और राजीव अरोड़ा जी हमारे डायरेक्टर एग्रीकल्चर हुआ करते थे IAS। इन सब ने मिलकर के उसको बनाया था और उद्देश्य ये था कि किसान क्लब के माध्यम से जो प्रगतिशील किसान हैं उनको एक मंच पर आने का मौका मिले और वहाँ पर हमारे किसानों वैज्ञानिकों के विचार सुने, और सरकार की जो लाई गई स्कीम है, जैसे मिनी किट की अभी आपने बात करी, या किसी तरह के अनुदान पर बीज देने की बात है, या सरकार की बहुत सारी स्कीम है, NHM में कोई स्कीम है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है, इसके अलावा हमारा पशुपालन विभाग है और हॉर्टिकल्चर विभाग है। वहाँ जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं उन सबको किसान वहाँ सीख करके और उसका फायदा उठाए, और जो दूसरे उनके सराउंडिंग में किसान रहते हैं जिनके बेचारों को पता नहीं है उनकी भी मदद करे, वहाँ जाके उनको बताए। तो इस उद्देश्य को देखते हुए प्रगतिशील किसान क्लब सरकार ने बनाए थे, और उसमें जो जागरूक किसान थे, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, उनको उन्हीं लोगों ने चुन करके उसकी अगुवाई करने के लिए उसको प्रधान चेयरमैन बना दिया कि आप इसको चलाओ। तो हमने उनके रजिस्ट्रेशन करा लिया उस क्लब का, और फिर हमने सरकार को चिट्ठी लिखी, उप कृषि निदेशक महोदय आज हम फलां तारीख को एक प्रगतिशील किसान क्लब की बैठक बुला रहे हैं, आप विषय से संबंधित जितने हमारे वैज्ञानिक हैं सबको अपने माध्यम से बुला दीजिए ताकि हम एक मंच पर इकट्ठा होकर के
उस विषय पर चर्चा कर सकें। तो इसलिए प्रगतिशील किसान क्लब बनाए। सर, आपने इस क्लब के बारे में जाना कैसे था और आपके इसके मेंबर कैसे बने? मैं इस क्लब को जानने के लिए जब देवीलाल पुरस्कार के लिए फार्म भर रहा था, तो मुझे उप कृषि निदेशक महोदय ने बताया कि अगर आप प्रगतिशील किसान क्लब के सदस्य बन जाओगे तो आपको एक नंबर और मिल जाएगा। तो मैं उसका मेंबर बन गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं उसके बारे में जान गया कि भाई ये प्रगतिशील किसान क्लब क्या है। 3-4 बार जब मैं मीटिंग में गया, जब मैंने उनको सुना, वहाँ वैज्ञानिकों को देखा, तब मुझे पता चला कि ये तो क्लब बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं इसका चेयरमैन बनूँगा और मुझे इसकी अगुवाई करनी पड़ेगी। तो फिर मैंने उसको कृषि मेले लगाए, किसान गोष्ठियाँ आयोजित की, एक्सपोज़र विज़िट कराई, किसानों के खेतों में हम भी गए, किसान हमारे खेतों में आए और हमने दुनिया भर के साइंटिस्टों को पूरे भारत से बुला करके अपने मंच पर ला करके किसानों को लाभकारी ज्ञान हासिल करवाया और उससे किसानों को लाभ हुआ। सर, इस क्लब की कोई ऐसी कहानी या फिर कोई इंसिडेंट जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे? इस क्लब में हमारे 9 रत्न हैं। 9 रत्न में जो किसान हैं, जो डेडिकेट होकर के काम करते हैं, वो अलग-अलग हैं। रमेश चौहान वहाँ स्वीट कॉर्न में और उसमें काम करते हैं। ये पेपरमिंट में उन्होंने बहुत काम किया है और स्वीट कॉर्न इसमें बेबी कॉर्न में काम किया है। इसी तरह से धर्मपाल त्यागी हैं वहाँ पलवली गाँव में। इसी तरह से हमारे रणवीर जी जो फूलों की खेती करते हैं। इसी तरह से घोड़ी में ऑर्गेनिक खेती होती है। अब हमारे 9 किसान हैं। तो इस तरह से ये लोग प्रगतिशील किसान क्लब के से प्रेरित होकर के इन क्षेत्रों में गए और वहां जाकर के उन्होंने महारत हासिल की है। सर, अगर आपका क्लब और सरकार एक ऐसा स्टेप ले सके जो कि लोएस्ट इनकम वाले जो किसान हैं उनको भी हेल्प कर सके, तो वो क्या होगा? हम प्रगतिशील किसान क्लब अगर हमारी सरकार मदद करे तो हम अपनी मंडी बना सकते हैं। अपनी मंडी में अपने गोदाम बना करके वहाँ अपने जो हमारे प्रगतिशील किसान क्लब छोटे किसान हैं उनके उत्पादों को हम अच्छे वहाँ पर खरीद सकें और उनको बेहतर मूल्य दिला सकें और हम अपने उत्पादों को एफपीओज जो हमारे बने हुए हैं वहाँ ले जा सकें। तो ये प्रगतिशील किसान क्लब की ही ब्रांच है। एफपीओ हम में से गए हैं, प्रगतिशील किसान हम में से गए हैं, जो लोग अच्छी मार्केटिंग कर रहे हैं वो हम में से गए हैं। हम ही किसानों में से हमारे किसान के बच्चे साइंटिस्ट बन गए हैं। वो बीएससी एग्रीकल्चर है, एमएससी एग्रीकल्चर है, क्योंकि उन किसानों ने सोचा कि हम अपने बच्चों को बीएससी एग्रीकल्चर करा दें। तो इस तरह से प्रगतिशील किसान क्लब के माध्यम से समाज को, किसानों को और सरकारों को बहुत फायदा हुआ है। सर, इस क्लब के थ्रू आपने कोई ऐसा प्रोग्राम लीड करा हो तो आप अपनी ऑडियंस हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा? हाँ, मैंने सन 2003 में एक मेला लगाया, कृषि मेला पलवल एक्सपो, और मैंने उसको जो जैसे उसमें प्रगति मैदान में लगता है इस तरह से मैंने उसको लगाया, एक अच्छे उसमें माहौल में लगाया और उसमें हमने कड़ी मेहनत करी, लोगों को जोड़ा, कंपनियों को इकट्ठा किया, सरकार के जो महकमे थे उनको बुलाया और बुला करके 3 दिन में हम किसान वहाँ से किसी ने बीज खरीदा, कोई मशीनरी खरीद करके गई, कुछ किसान वहाँ से ज्ञान हासिल करके गए, कुछ वहाँ से पुस्तकें लेकर के गई, कुछ जो है ना कृषि पत्रिकाएं वहाँ पर आई, उन्होंने अपने अपने जो है सब्सक्रिप्शन जो है ना लोगों को बांटे। तो इस तरह से विभिन्न विषयों पर किसानों ने वहाँ पर फायदा हासिल किया और मुझे उन दिनों बड़ी खुशी हुई कि मैं एक किसान का बेटा इस तरह का एक प्रोग्राम आयोजित कर रहा हूँ जिसमें किसानों को लाभ हो रहा है। और जिस तरह से प्रगति मैदान में मेले लगते हैं, हम तो वहाँ जाते थे तो बड़ा ताज्जुब होता था, आज हम अपने यहाँ लगा रहे हैं और इससे जो है किसानों को फायदा हो रहा है। वो दिल्ली जाने की बजाय हिसार या अपने घर में ही कृषि मेला देख रहे हैं। तो ये एक हमारी उपलब्धि थी। सर, जो एक क्लब है और आप इस जो प्रोग्राम लीड करते हैं उन रिपीट कर देते हैं एक बार। सर, जो एक क्लब के काम है और आपने जो प्रोग्राम लीड करे हैं उन्होंने आपको पर्सनली कैसे चेंज करा है, आपको लीडर कैसे बनाया? एक उन्होंने ये देखा कि जो हमारे किसान यहाँ बैठे हैं, हम 250-300 किसान सदस्य हैं प्रगतिशील किसान क्लब में, इनमें बेहतर आदमी कौन सा हो सकता है जो हमारी बातों को आगे हमारे वैज्ञानिकों को बताए या हमारे जो कृषि मंत्री हैं वहाँ जाकर के खुल करके हमारी वकालत करे और उसके अंदर पूरे गुणवत्ता हो, वो मतलब ज्ञान से सराबोर हो, जिसको कृषि के ज्ञान की बहुत नॉलेज हो। तो उन लोगों ने
मेरी तरफ इशारा किया कि भाई विजेंद्र सिंह दलाल इसमें हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। उनको इस क्षेत्र में गहन नॉलेज है, वो हमारे कृषि मंत्री से, सरकारों से बात करके हमारी बातें आप वहाँ रख सकते हैं। हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता है उन मुद्दों को उठा सकते हैं, या हमें कहीं से अच्छे बीज चाहिए वो दिला सकते हैं, और वो अपने माध्यम से लेटर पैड पर लिख करके जो ज़रूरतें हैं हम किसानों की उसको पूर्ति कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने मुझे इसके लिए लीडर चुन लिया। सर, जो क्लब है इसके आगे के प्लान्स क्या हैं? हमारे प्लान ये हैं कि हम प्रसंस्करण इकाई खोलें, हम जोनों में बांट दें पलवल को, हरियाणा को। जिस क्षेत्र में जो फसलें हो सकती हैं वहाँ वही फसल हो, उसी की प्रसंस्करण इकाई हो। मान लीजिए कहीं हम मिर्च उगाते हैं, मसाले उगाते हैं, तो उस क्षेत्र में मसाले की इकाई हो, और वहाँ पर प्रगतिशील किसान क्लब का ब्रांड नेम हो, और हम उसके लिए बाजार बन जाएं, और हम अपने उत्पाद को अपने उपभोक्ताओं को सीधा दे सकें। इस तरह से हम ऑर्गेनिक गेहूं की कर सकते हैं, अपना गुड़ बना सकते हैं, अपने फ्लावर्स को हम बाजार में जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको दे सकते हैं बुला करके। इसी तरह से हमारी जो सब्जियां हैं हम अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए उसके लिए रेफ्रिजरेटर वैन और जो है ना ये शीतगृह में मार्केट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं। हम अपने दूध से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे अमूल है, और अमूल आज कितना बड़ा ग्रुप बन गया है। इसी तरह से प्रगतिशील किसान क्लब जैसे एमडीएच वहाँ से धर्मपाल जी ने बनाया, असली मसाले सच सच। तो इस तरह से प्रगतिशील किसान एक ब्रांड बन के उभरे, और उसमें हमारे उत्पादों का नाम हो, और जो एरिया जिस काम के लिए जाना जाता है उसका ब्रांड नेम हो, वहाँ के किसी बुजुर्ग या उसके गांव के नाम से, किसान के नाम से ब्रांड नेम हो, और उसको बाजार में हम ले जाएं और लोगों को लगे कि भाई वो ब्रांड बहुत अच्छा है, हम तो उसी को खरीदेंगे, हमारे पास उसकी डिमांड बढ़े, और हम अन्य किसानों से भी ऐसी चीज़ें उगवाएं। सर, आपके हिसाब से जब वो क्लब है वो हरियाणा के जो किसान हैं उन्हें आगे आने वाले 10-15 साल में किस पोजीशन में लाके खड़ा कर सकता है? प्रगतिशील किसान क्लब किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए कृषि विश्वविद्यालय खोल सकता है। प्रगतिशील किसान क्लब उन किसानों को प्रसंस्करण इकाई खुलवा करके उनके रास्ते खोल सकता है। प्रगतिशील किसान क्लब सरकार से मिलकर के बाजार को अपने हाथ में ले सकता है। प्रगतिशील किसान क्लब कृषि विभाग को और इन सब लोगों को अपने हाथ में ले सकता है कि भाई कृषि विभाग को हमें दे दो, हम अपने ज़िले में काम करेंगे, हम किसानों के गांव में जा कर के उसके लिए सरकार हमारी हेल्प करे। और इसी तरह से प्रगतिशील किसान क्लब यहाँ पर जो है ना, जैसे बिजली की बात है तो बिजली की इकाई खोल करके उस इलाके की सप्लाई कर सकता है। प्रगतिशील किसान क्लब नहरों से अपने अधिकार के हिसाब से पानी लेकर के किसानों को दे सकता है, और जो राजबाहें हैं उनको साफ करके और किसानों को जो है वहाँ पर पौंड बना करके ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से उसका जाल फैला सकता है। किसान क्लब एक कंपनी बन करके यहाँ पर किसानों की मदद कर सकता है, उनको रास्ते सुझा सकता है, उनको डिग्रियां दे सकता है। किसान क्लब बहुत बड़ा काम कर सकता है, जो सरकारें करती हैं उनसे अच्छा कर सकता है। हैफेड है हमारा हरियाणा में, हैफेड एक बहुत बड़ा प्रसंस्करण उद्योग है जो के उपभोक्ताओं को सरसों का तेल देता है, जिसका ब्रांड नेम है बहुत अच्छा है। इस तरह से अमूल है, तो उस तरह से किसान क्लब बन सकता है, और प्रगतिशील किसान क्लब उन सब चीज़ों को उपभोक्ताओं तक दे सकता है, और हमारा इसमें इन फ्यूचर हम इस पर विचार भी कर रहे हैं। सर, आप किसानों को कोई टिप या फिर कोई सलाह दे सके जो उनकी ज़िंदगी को बेटर बना सकता है? हाँ, हमारे किसानों को अपने गांवों में जो है ना सहकारिता को अपनाना चाहिए। सहकारिता मीन्स पहले हमारे जो किसान थे वो एक जैसे कहते हैं ना इकट्ठे रहते थे, परिवार, जॉइंट फैमिली। तो उसमें क्या होता था कि सब लोग मिलकर के श्रम करते थे, तो उससे हमारा सारा काम सहज होता था। उससे हम बाजार में जाकर के अपने माल को एक जगह बेचते थे तो वहाँ मूल्य ज़्यादा मिलता था। इसके लिए अगर हम बाजार से खाद लाते थे, तो अब तो हम 5 एकड़ का लाते हैं, जब हम 50 एकड़ का लाते थे तो एक मुश्त जब खाद लेते थे या जो भी हमें उसके इनपुट चाहिए वो हमें सस्ता मिलता था। और इस तरह से एक इकाई हुआ करती था, एक परिवार
आज मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे गांव का एक सहकारिता के रूप में हमें खेती करनी चाहिए। मान लो एक गांव में 5,000 बीघा जमीन है, तो सारे परिवार इकट्ठे होकर के उसका एक मैनेजमेंट बनाए, और मैनेजमेंट बना करके उसमें सबकी ड्यूटी, काम बांट दें। उसके साइंटिस्ट भी हों, उसके ट्रैक्टर चलाने वाले अलग हों, उसके बीज खरीद करके लाने वाले मैनेजर अलग हों। इस तरह से पूरा मैनेजमेंट हो, और उसका क्या प्रॉफिट निकला है, क्या उसमें खर्चा लगा, उन सब चीज़ों को निकाल करके फिर उसको आपस में बांट दे। इस तरह से इज़राइल में इसको कीबोर्ड्स कहते हैं। यहाँ पर सहकारिता है, वहाँ पर कीबोर्ड्स कहते हैं। जहाँ भी सब लोग मिलकर के काम करते हैं, बड़े पैमाने पर करते हैं, वो लोग देश में कंपनी का रूप धारण करके गए हैं। जैसे मदर डेयरी है, अमूल है। इस तरह से हम भी मिलकर के पूरे जिले की खेती को कर सकते हैं। सर, आखिरी में आप हमारे हरियाणा के किसानों को और आने वाली युवा पीढ़ी को खेती के बारे में कोई मैसेज देना चाहें तो क्या देंगे आप? मेरा मैसेज देना यह है कि देश के जो किसान के बेटे हैं उनको खेती में आना चाहिए, या जो खेती नहीं कर रहे हैं उनको भी ठेके पर खेती लेकर के बहुत बड़े स्केल पर खेती करनी चाहिए। और उससे अभी जैसे एक किसान है पंजाब में जो 5,000 एकड़ में टमाटर की खेती करता है, और वो किसान टमाटो केचप के नाम से अपना ब्रांड नेम बना दिया है और आज पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है। इस तरह से हमारे किसान मार्केटिंग में जा सकते हैं कि भाई कहीं से बल्क में वो कोई चीज़ खरीद लें और फिर उसको शीत गृह में रख करके अच्छे मूल्य में बेच दें। जैसे मैं सेब की बात करूं, हिमाचल प्रदेश के लोग मात्र 20 और 25 रुपए किलो में सेब ला करके यहाँ सोनीपत के पास शीत गृह बने हुए हैं, वहाँ ला करके रखते हैं, और जब बाजार में बहुत अच्छे रेट बढ़ते हैं, जब 100 रुपये किलो तक जाता है, तब उसको निकाल देते हैं। तो किसान के बेटे जिनके पास खेती नहीं है वो ये काम कर सकते हैं, या अपनी चीज़ों को निर्यात करने का काम कर सकते हैं। मान लीजिए बहुत सारे देश हैं जिनमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, उसकी जानकारी लेकर के एपीडा इस क्षेत्र में काम कर रही है, मार्गदर्शन कर रही है, किसानों की मदद कर रही है, उनको वित्तीय सहायता दिलवा रही है, उनके बैंकों में खाते खुलवा रही है। तो इस तरह से हम अपने उत्पादों को एक्सपोर्ट करके भी लाभ कमा सकते हैं। तो किसान के बेटे अलग अलग क्षेत्रों में काम कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, प्रसंस्करण इकाई लगा करके वहाँ मुनाफा कमा सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लोगों को ज्ञान दे करके उनके रास्ते खोल सकते हैं। इसके अलावा जो प्रकाशन के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, कोई पत्रिका निकाल सकते हैं, उसके माध्यम से ज्ञान दे करके लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे इम्प्लीमेंट्स है, कस्टम हायरिंग सेंटर है, कस्टम हायरिंग सेंटर खोल सकते हैं। सरकार का नया कॉन्सेप्ट आया कस्टम हायरिंग सेंटर। मान लो हमारे इलाके में जितने गांव हैं किसान मशीन नहीं खरीद सकते, तो जो कस्टम हायरिंग सेंटर है वहाँ पर सरकार 40 और 50% पर अनुदान दे करके मशीनरी खरीदवाती है और बैंकों से लोन दिलवाती है, अनुदान देती है। तो एक ही किसान अपना कोई नाम बना करके कस्टम हायरिंग सेंटर खोल करके उन किसानों की मदद करता है जिनके पास इम्प्लीमेंट्स नहीं है, वो वहाँ पर किराए पर अपने इम्प्लीमेंट्स देता है, और उन किसानों को भी फायदा होता है जिनके पास लेजर लेवलर नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, कल्टीवेटर नहीं है, रोटावेटर नहीं है, सुपर सीडर नहीं है, ट्रॉली नहीं है, तो वो लोगों को फायदा हो सकता है। तो किसान वहाँ ऐसी चीज़ें भी किसान के बच्चे खोल सकते हैं। ड्रोन ला सकते हैं। आज ड्रोन का प्रशिक्षण इफ़को, धानुक अनुसंधान अनुसंधान केंद्र, हरियाणा सरकार, भारत सरकार, बहुत सारी कंपनियां ड्रोन की ट्रेनिंग दिलवा रही किसान के बेटों को, और वो ड्रोन की कीमत 10 लाख से लेकर के 12 लाख तक है, और उस पर अब सरकार उसको कस्टम हायरिंग सेंटर में लाना चाहती है। लाने के बाद उस पर अनुदान देगी, और वो बेरोजगार बच्चे जो अपने घर में खेत बैठे हैं जिनके पास खेत नहीं है, वो उन किसानों की फसलों पर, जैसे गन्ना है, अब गन्ने में स्प्रे करने के लिए जो हम मैनुअल करते हैं, अब स्प्रे करते करते जाते हैं तो गन्ना तो बड़ा हो गया, अब वहाँ कैसे पहुँचे, तो वहाँ ड्रोन से पहुँचाया जा सकता है। ड्रोन एक ऐसा माध्यम बन गया है कि जो 10 लीटर पानी को 1 एकड़ में बिल्कुल एकसार फैला सकता है।
एक एक बूंद, एक एक रोम पर चली जाएगी। और ड्रोन एक ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाले वर्षों में भी लेकर के आ रहा है। मान लीजिए खेत में कोई कीड़े बीमारी हैं और हम कीटनाशक या फंगिसाइड का छिड़काव कर रहे हैं, तो अभी तक तो हम सबको एक साथ छिड़क रहे हैं, लेकिन ड्रोन एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहा है, उसमें सेंसर लग जाएगा कि सिर्फ इस एरिया में बीमारी और कीड़े हैं तो वहीं छिड़केगा। तो उससे दो फायदे होंगे। एक तो अंधाधुंध कीटनाशकों का छिड़काव होने से जो हमारे प्रोड्यूस हैं वो जहरीले नहीं बन के रह जाएंगे, और हमारा जो पूरे एकड़ में दवाई का छिड़काव होता है वो महंगा पड़ता है। यहाँ जहाँ जरूरत है सिर्फ वहीं छिड़केंगे। समय की बचत, धन की बचत, और हमारे उत्पाद जहरीले नहीं बनेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें इतना कुछ समझाया, सिखाया और हमारी सीधे आइडियोलॉजी ही चेंज कर दी खेती के बारे में। तो थैंक यू सो मच।